नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। ये है आपकी पॉलिटी क्लास। पिछले वाली क्लास में हमने आपको मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण को बता करके छोड़ दिया था। वहीं से आगे आज बात करना प्रारंभ करेंगे और पढ़ना प्रारंभ करेंगे हम पहले समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार यानी कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। कहां तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। इसमें लिखा हुआ जो उसकी विषय वस्तु है वो क्या है? किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं किया जाएगा। वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये इसकी मुख्य विषय वस्तु है। अब यहाँ पर समझने वाली बातें बहुत हैं। जितना ज्यादा गहराई में जाएंगे उतना ही अच्छा मोती पाएंगे। ठीक है, तो चलिए जहां तक संभव है, जहां तक आपकी परीक्षा की जरूरी है, गहराई में चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो अनुच्छेद 14 है, आर्टिकल 14, ये जो अधिकार है ये नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। यानी किसी दूसरे देश के नागरिक को भी प्राप्त है। ठीक है, इस पर हम बात करें उससे पहले दो शब्द समझना बहुत जरूरी है। पहला है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण। पहला है विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, तो अब एक एक करके इसको हम समझना प्रारंभ करते हैं। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है और एबी डायसी साहब ने इसके बारे में क्या वर्गीकरण दिया है। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता जो है एक नकारात्मक अवधारणा है। क्या है? एक नकारात्मक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? एक नकारात्मक अवधारणा है। नकारात्मक क्यों है? क्योंकि यह कुछ देने का काम नहीं करती है या कुछ प्रदान करने का काम नहीं करती है। यह किसी चीज पर रोक लगाने का काम करती है। रोक लगाने का काम क्या है कि इसके अनुसार इसका जो इस कथन का जो मतलब है वो यह है किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो विधि के समक्ष समानता का मतलब ये होता है कि कोई विशेष नहीं है। अच्छा, यहां पर इस चीज को समझना बहुत जो है बारीकी से जरूरी है कि एक बात तो ये कहना कि सभी समान है और दूसरा तरीका कहने का क्या है कि कोई विशेष नहीं है। ठीक है, तो सभी समान हैं और कोई विशेष नहीं है। ये दो तरीके हैं।
तो जब आप कहते हैं कि कोई विशेष नहीं है, तो नकारात्मक अवधारणा है, और जो विधि के समक्ष समता का भाव है वो यही दर्शाता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि सभी समान हैं, तो ये सकारात्मकता का भाव है, ठीक है। लेकिन जहां पर आपको अपवाद भी मिलेंगे, क्या मिलेंगे? अपवाद भी मिलेंगे। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, आपने तो कह दिया कि सब समान है, कोई विशेष नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट, राज्यपाल के साथ अलग स्पेशल ट्रीटमेंट, किसी विदेशी राजदूत के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी कि ये सबको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। तो भैया, इस संविधान में जो आपने लिखा, तो खाली हमको पढ़ाने के लिए लिखा है क्या? उसको फॉलो नहीं करते हैं आप? फॉलो किया जाता है। सरकार संविधान को फॉलो करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राजदूतों आदि को विशेष अधिकार दिए गए हैं, और वह अनुच्छेद 14 के विधि के समक्ष समानता के उस संदर्भ का उल्लंघन नहीं करती है, ठीक है, वह उसका उल्लंघन नहीं करती है। तो यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि अपवाद में क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राजनयिक, संसद में सदस्यों या विधानमंडलों में विधायकों आदि को कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। अब जो दूसरा वाला ये अवधारणा है, ये वाला विधियों का समान संरक्षण, ये क्या है इसको समझते हैं। पहला तो आपने समझ लिया। दूसरा है आपका विधियों का समान संरक्षण। तो पहले वाले में क्या था कि ये समग्रता का भाव है। इसमें कौन सा भाव है? समग्रता का भाव है, सबके लिए बात कर रहा है। लेकिन जो विधियों का समान संरक्षण है, ये समग्र नहीं, ये समूह की बात करता है। किसकी बात करता है? समूह की बात करता है। यहां पर समग्रता का भाव नहीं, इसमें सामूहिकता का भाव है। अंतर क्या है? एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपने बात किया कि भारत में सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है, विशेषाधिकार किसी के लिए नहीं है। अपवाद में हमने कह दिया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आदि को छूट मिलते हैं, क्योंकि उनकी पद का उनका काम ही ऐसा है कि उनको कुछ स्पेशल देना है, ठीक है। एक बात हो गई। जो दूसरी बात है वो ये है कि हमने ये कहा कि जो देश के गोल्ड मेडलिस्ट है, किसी खेल में जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको कोई वरीयता दिया जाए। या दूसरा हम ये कहें कि वैज्ञानिकों के लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था की जाए। या तीसरा हम ये कहें कि सांसदों को संसद के बाहर कुछ सुविधाएं दी जाए। तो इस प्रकार जब एक समूह के व्यक्तियों के लिए एक प्रकार की विधि की व्यवस्था की जाए, तो उसे विधियों का समान संरक्षण कहते हैं। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या था? कि किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन विधियों के समान संरक्षण का मतलब क्या है? कि एक समूह के व्यक्तियों के लिए समान नियम होगा, समान विधि होगी। बहुत सिंपल है इसको समझना, बहुत कठिन नहीं। जैसे आपने पहले वाले उसमें एग्जाम्पल में देखा था, मैंने बताया कि विधायकों को विधानमंडल में जो कार्यवाही करते हैं, उसमें वो जो बोलते हैं उसके आधार पर कभी उनसे कोई कोर्ट में केस नहीं किया जाएगा, कोई सवाल जवाब उनसे नहीं किया जाएगा। ये उनका एक अधिकार है, एक विशेषाधिकार है। लेकिन यदि
समाजवादी पार्टी के विधायक को कोर्ट में खड़ा किया जाए, उनसे सवाल किया जाए और बीजेपी के विधायक को इसलिए माफ किया जाए कि उनकी सरकार चल रही है, तो ये विधियों के समान संरक्षण के नियम का उल्लंघन होगा। तो विधियों के समान संरक्षण का मतलब क्या है? इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि यदि विधायकों के लिए कोई नियम बना है तो सारे विधायकों पर लागू होगा, वो चाहे किसी भी दल का हो। यदि महिलाओं के लिए कोई नियम बना है तो सभी महिलाओं के लिए लागू होगा, वो चाहे मुकेश अंबानी की बेटी हो या किसी रघु रिक्शा वाले की बेटी हो। अगर कोई नियम बना है पुरुषों के लिए तो जो विराट कोहली के लिए लागू होगा वो किसी एक सड़क पर चलने वाले व्यक्ति के लिए भी लागू होगा। यानी कि समूह की जहां बात होगी वहां समूह में एक नियम सबके लिए लागू होगा। ये नहीं हो सकता है कि विराट कोहली के लिए अलग से नियम लागू हो कि अच्छे से बाल कटवाते हैं इसलिए उनके लिए यही नियम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो विधियों का समान संरक्षण है इसका मतलब भी यही है। और विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये एक नकारात्मक धारणा है और ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा भाव है अनुच्छेद 14 का। इसके अलावा चीज आपको और मैं समझाता हूं। अनुच्छेद 14 यह कतई नहीं कहता है कि हर परिस्थिति में समान स्थितियां होनी चाहिए। यह अनुच्छेद 14 कभी नहीं कहता कि हर परिस्थिति में समान स्थितियां होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सरकार आपसे टैक्स लेती है, कर लेती है, ठीक है। अब मैं हूं एक नॉर्मल सा व्यक्ति, गरीब आदमी, कितना कमाता हूं? महीने में 10,000 कमाता हूं। अब अगर मैं 10,000 कमाता हूं तो सरकार हमसे क्या टैक्स लेगी? अरे हमारा खुद का खर्चा नहीं चल रहा है, सरकार हमसे क्या टैक्स लेगी? लेकिन वही कोई दूसरा व्यक्ति है जो महीने में 10 करोड़ कमाता है, तो सरकार कहेगी अच्छा बेटा तुम 10 करोड़ कमा रहे हो, लाओ हमको टैक्स दे। अब यहाँ पर ये जो दूसरा वाला व्यक्ति है वो कहे नहीं भाई साहब आप अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहे हैं। विधि के समक्ष समानता से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ मौलिक अधिकार है। तो ये जो दूसरे वाले महोदय हैं इनको कान पकड़ के बताया जाएगा कि भाई साहब ऐसा है, अनुच्छेद 14 इस बात पर रोक नहीं लगाता है कानून बनाने से कि जहां पर एक समूह की बात हो रही हो और उसके लिए नियम बना सकता है। थोड़ा सा और आसान करके समझाता हूं आपको। जैसे 1 लाख रुपए तक आयकर में सबको मान लीजिए छूट मिल रहा है, तो चाहे मैं हूं या कोई बड़ा व्यक्ति हो। बड़ा व्यक्ति का मतलब धन में बड़ा हो। तो यदि 1 लाख रुपए पर मेरे प्रतिवर्ष कमाने पर कोई टैक्स नहीं पड़ता है तो मुकेश अंबानी के भी 1 लाख के आय पर टैक्स नहीं पड़ेगा। हाँ, उससे ज्यादा कमाएंगे तो उस पर उनको टैक्स देना होगा। यानी कि जहां बात समूह की होगी, 1 लाख के अंदर वाली जो बात होगी उसमें कोई भी व्यक्ति टैक्स नहीं देगा। लेकिन जैसे सरकार ने नियम बनाया कि ऐसे समूह के लोग जिनकी सालाना आय 7.5 लाख है, 10 लाख है, उनको इतना टैक्स देना है, तो वो इस बात से नहीं जो है इनकार कर पाएगा कि जो रिक्शा वाला है उससे आपने क्यों टैक्स नहीं लिया। तो विधि के समक्ष समानता का वो कतई मतलब नहीं होता है। हाँ, लेकिन शर्त है, शर्त तार्किक होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कर को प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं कि जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाए, जो लोग कम कमा रहे हैं उनकी रोजी रोटी ठीक नहीं चल रही उनसे टैक्स ना लिया जाए, बल्कि उसके बदले में उनको वेलफेयर स्कीम दिया जाए। तो ये तार्किक है और समझ में भी आता है कि भाई उसने ज्यादा कमाया, किससे कमाया? पब्लिक से कमाया, उसी को तो बेचा। मार्केट कौन है? हम और आप हैं, तो उससे ज्यादा टैक्स ले लिया। ये तार्किक है, बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए किसी को इस आधार पर छूट मिले कि भैया बाल अच्छा कटाते हैं, वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए उसको टैक्स में छूट मिल जाए। यहां पर ये रोक लगाता है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता यहां पर रोक लगाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको मजेदार लगी होगी, समझ में आई होगी। अगली क्लास में अनुच्छेद 15 और 16 में हम बात करेंगे उसके बारे में, और उससे संबंधित जो आरक्षण का मुद्दा है उसको भी डिस्कस करेंगे। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं। क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।